हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और जम की पढ़ाई यानी कि पढ़ाई की तैयारी करोगे। खासकर 12th के बच्चों जिन्हें अभी आने वाले जून या जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं। और मैं आज उनके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मॉडल पेपर सेट 1 सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और उसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में लेके आने वाले हैं। उन स्टूडेंट को ध्यान में रखकर वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है जो या तो उनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या उम्मीद करता हूँ बस लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे, सारे टीचर पढ़ा चुके होंगे, फिर भी उन्हें किसी में डाउट हो या उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हो या हो भी रहा होगा तो एक बार वो फिर से देख लेंगे। और मेरा चैनल रे कॉमर्स क्लासेस आप ये सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करेंगे, जो नोटिफिकेशन इन वीडियो का आएगा आप तक मिलेगा। और आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, और कोई भी वीडियो देखने के बाद कुछ अच्छा लगे बुरा लगे इन सब के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, ताकि मैं उस पर फिर से सुधार कर पाऊँ। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, बी आंसर होगा। Which of the following is not नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? मतलब क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ रहा है कौन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सीधा समझ लीजिएगा। नॉट कौन लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। ये लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। यहाँ से तो कुछ और समझ में आ रहा है, बट इंग्लिश में पढ़िए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए, ये यहाँ से यहाँ तक अलग रहेगा। नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉलेज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉमन सेंस लगे आंसर क्या हो गया, टाटा मोटर्स। ठीक है। सेकंड, लेजेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लेजेसी को क्या ट्रीट किया जाए? आपने एनपीओ के चैप्टर में पढ़ा होगा लेजेसी, हिंदी में बोलते हैं वसीयत। मान लो ऐसा होता है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन हो रहा था, एक बुजुर्ग आदमी मरने से पहले अपने घर की सारी धन दौलत संपत्ति का बंटवारा करा। बंटवारा करने के बाद उसने अपनी संपत्ति का 10% हिस्सा उस चैरिटेबल ट्रस्ट को एज ए डोनेट कर दिया, बट वो ये लिख के गया था कि मेरे मरने के बाद चैरिटेबल ट्रस्ट को 10% मिलेगा। अगर जिंदा में वो 10% दे दिया होता तो वो डोनेशन हो जाता, बट वो वसीयत का मतलब है मेरे चले जाने के बाद जो भी उनका एसेट्स रहा होगा उस एसेट्स में किसको हिस्सा मिलेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट को। इसका आंसर होता है लाइबिलिटी, क्योंकि ये एक तरह का क्या हो गया, एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट में जब वो बंदा लेजेसी कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे रहा है कि भाई मेरे चले जाने के बाद उनको दे देना, तो वो एज ए एसेट्स नहीं, एज ए मतलब लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो फर्म के लिए तरह क्या है, कैपिटल प्रोवाइड हो रहा है। भाई कोई 10% अपने हिस्सा दे रहा है, मान लो 100 करोड़ का हमने टोटल प्रॉपर्टी था, 10 करोड़ किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला था, तो बड़ी रकम। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से तो मुझे कोई आंसर ही नहीं लग रहा। आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 चल रहे, पुराने हिसाब से देखे तो उसमें 100 भी थे, 50 भी थे, बट यहाँ पर आपके ऑप्शन में 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट में ये तो लिखा है कि मिनिमम 2 होते हैं, बट मैक्सिमम को लेके पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट रहता है। यहाँ पर कंपनी एक्ट
2013 या कंपनी रूल 2014, जो बोलो। एक्ट आया था 13 में, उससे रूल जो रिलेटेड इम्प्लीमेंट हुए थे वो 14 में हुए थे। तो उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अंडर सेक्शन 484 समथिंग है, कंफर्म तो नहीं हूँ बट मुझे जहाँ तक चांस है 484 होगा, उसके अनुसार 50 है और आपके कोई भी ऑप्शन में 50 नहीं। तो लिखा है साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो क्या ऑप्शन लगाया जाए, 10, 20, 30, 40। तो मैं यहाँ पर कट लगा दे रहा हूँ और आंसर में डाल दे रहा हूँ 50। आगे बोल रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन भी, सबको पता है बोथ होता है, मौखिक भी लिखित भी। इक्विटी शेयर होल्डर, अब आपको पता है बच्चों कि जब कंपनी बनती है, कंपनी को बनाने वाले प्रमोटर होते हैं, अब वो INC 32 भरते हैं, फॉर्म नंबर 32, स्पाइस फॉर्म उसको बोलते हैं, सिंप्लीफाइड इनकॉर्पोरेशन परफॉर्मा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये इस फुल फॉर्म होता है INC 32। इसको भरा जाता है। प्रमोटर, प्रमोटर किसको बोलते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, ऐसे होते हैं। अब वो कंपनी मान लो बना लिया, और कंपनी बनाने के बाद अब कल के डेट में उनको पैसे की जरूरत है। सबको पता है पब्लिक कंपनी मार्केट में पब्लिक को IPO लाती है, FPO लाती है, मतलब वो शेयर बेचती है। और एक कंपनी, मेरे रसगुल्लो, मान लो ये कंपनी है, एक कंपनी बहुत सारे लोगों को ये सपना दिखलाती है कि तुम मेरे को क्या दो, पैसा, और हम आपको क्या बना देंगे, ऑनर। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर 5 का बी, गुडविल। गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट, सबको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं, जो ये वीडियो देखेगा हर वो बच्चे से मेरा क्वेश्चन है कि बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लो, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अपनी परछाई को छू सकते हो, क्या खुद की मार्केट वैल्यू खुद से अनुमान लगा सकते हो, क्या तुम अपनी बाजार में बनाए व्यवहार, अपने गुडविल, अपनी फेमस फेमस होने का जो आपका रेपुटेशन है, जो व्यवहार है, क्या आप उसको कभी देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? नहीं, वो क्या है, इंटेंजिबल, अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड। अगर कोई प्रॉफिट एंड रिजर्व एक्युमुलेटेड है तो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे? तो अब चलते हैं और समझते हैं पूरी कहानी को, ठीक है? तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको सारी माजरा समझाता हूँ। क्योंकि बच्चों इस बार सिलेबस में बहुत सारे पार्टनरशिप के चैप्टर से टॉपिक हटाया गया, बट रिजर्व का टॉपिक था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको समझा रहे हैं, अपनी बात समझना। मान लो बच्चों की एक बैलेंस शीट है पार्टनरशिप फर्म का, और ये बैलेंस शीट मान लो 2020 में बना और 2010 से बिजनेस चल रहा है। तो इन 10 सालों के दरमियान पार्टनर कुछ ना कुछ तो रिजर्व किए होंगे, जो कमाए होंगे उसमें बचाए होंगे, सब तो उड़ाए नहीं होंगे। तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस साइड में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के नाम पर शो होता है। और ये सारे के सारे आइटम में जो पार्टनर एग्जिस्ट करते हैं पहले से, मान लो A और B पार्टनर है, तो दोनों का हिस्सा होता है। अब कल के डेट में मान लो कि B के साथ C ने आ गया, तो भैया उस सिनारियो में ये वैल्यू चेंज हो जाते हैं। अब इन्हें कहाँ ट्रांसफर करा जाए, तो कॉमन सेंस लगा लो। जब ये AB का है तो AB क्या है, पार्टनर है, तो कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी सेड इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अब आप अगर पढ़े होंगे, जिन भी टीचर से पढ़े होंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कहाँ पढ़े हैं, बट आपको पता होगा अगर आपके टीचर ने आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते समय यदि कैपिटल का बाइफर्केशन पढ़ाया हो तो थोड़ा समझना। एक बिजनेस में कैपिटल का बाइफर्केशन कंपनी में क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, अनऑथराइज कैपिटल, इसके बाद होता है इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, इसके बाद होता है सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, फिर होता है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, फिर होता है पेड अप कैपिटल,
अनपेड अप, अनपेड अप कैपिटल में क्या ए राइज हो जाता है, फॉल्स इन एरियर। फिर यहाँ पर अनकॉल्ड अप, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, अगर मैं अनकॉल्ड अप कैपिटल की बात करूं तो अनकॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कंपनी अभी उसको मांगेगी नहीं। अनकॉल्ड अप कैपिटल कंपनी से लिक्विडेशन के समय मांगती है, जिन्हें हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो सवाल है कि जब बैलेंस शीट बनेगा, जब सवाल ये है कि जब बैलेंस शीट बनेगा तो लायबिलिटी साइड में टोटल अमाउंट किसके लिखे जाएंगे, ऑथराइज का, इशूड का, सब्सक्राइब का या पेड अप का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मस्त वाला, समझना। एक किसान के पास मान लो 1000 kg आलू है। अब उसमें से 800 kg आलू उसका अपना है, बाकी 200 kg किसका है पता नहीं। अब 800 kg उसका है, मतलब ऑथराइज हो गया। अब इसमें से 500 kg आलू वो बाजार में ले गया बेचने के लिए, 300 kg अपने घर में रख लिया। तो बेटा जो अपने घर में रख लिया उसे तो पैसा आएगा नहीं। अब 500 kg जब इशूड किया, बाजार लेके गया, तो कोई जरूरी थोड़े कि 500 किलो आलू बिक जाएंगे। मान लो 400 किलो आलू उनका खरीदने को पब्लिक तैयार हो गया, 100 किलो आलू कोई पूछ नहीं रहा था, इनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो 10 रुपए किलो आलू बेचते हैं, तो 400 गुना 10 करेंगे तो उन्हें 4000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए मेरे रसगुल्लो, उनको कितना चाहिए, 4000। अब 4000 रुपए वो एक बार में ना लेके 4 किस्तों में मांग रहे हैं। अब मान लो कि इन 10 रुपए का बाइफर्केशन 3, 3, 2, 2 है, ये 3 मान लो मिल गया एप्लीकेशन के समय, बाकी पैसा वो बार बार कॉल करके मांगेंगे। अब वो बार बार मांगेंगे, कॉल करेंगे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट पर, फाइनल पर कॉल करेंगे और पैसा लेते रहेंगे। तो इस बात समझ में आ रहा है, ये कॉल है। कॉल का वही मतलब नहीं कि आपको पैसा मिलेगा। जो पैसा नहीं मिला, वो जो आपने मांगा ही नहीं तो रिजर्व कैपिटल में चला गया। मान लो आपने कुछ शेयर का पैसा नहीं मांगा, आपने जैसे ये फाइनल कॉल नहीं मांगा, बोला मुझे नहीं चाहिए, बाकी ये कॉल मुझे दे दो, तो ये कॉल्ड अप हो गए। अब कॉल्ड अप टूटते हैं पेड अप और अनपेड अप में, यहाँ जाके आपको अमाउंट मिलता है पेड अप कैपिटल में। तो आपका आंसर क्या होता है यहाँ पर, पेड अप कैपिटल। ठीक है बच्चों, एक बार बता दूं, पहला का आंसर बी है, टाटा मोटर। सेकंड का है लाइबिलिटी। 3 का तो आंसर मैच नहीं कर रहा था। 4 के आंसर में आपके सी हो जाएंगे, 5 के आंसर में बी हो जाएंगे, 6 के आंसर में बी हो जाएंगे, 7 में सी हो जाएगा, 8 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 9, डिवेंचर्स होल्डर रिसिप्ट। सबको पता है कि कंपनी अपनी फंड रेज करने के लिए या तो इक्विटी इशू करती है या डिवेंचर। डिवेंचर जस्ट लाइक ये कंपनी के लिए क्या होता है, लोन, और लोन देने वाले क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। कॉमन सेंस लगाओ, अपने पड़ोसी से लोन लेके देखना मेरे बच्चों, आप अपने दोस्त से लोन लेके देखना। लोन क्या होता है, कर्ज, कर्ज पर क्या लौटाए जाते हैं, इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, कौन सा अकाउंट से रिलेटेड है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पर्सनल अकाउंट होंगे, क्योंकि रिडम्पशन डिवेंचर एक पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक को पैसा दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। प्रीमियम और रिडम्पशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। मान लो कि मैं किसी से 1000 रुपया कर्ज लिया, जिस दिन ले रहा था उस दिन उनसे मैं 2 एग्रीमेंट किया। पहला एग्रीमेंट किया कि 5 दिन बाद दे दूंगा, दूसरा एग्रीमेंट किया कि आज 1000 दे दो, कल मेरे से 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। ये 200 रुपये जो एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ वो तो इन्हीं को दे रहा हूँ ना जिनसे लिया था, पर्सनल अकाउंट होगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, तो सबको पता है इनकम क्या होता है बच्चों। अगर आपको याद होगा 11th की बात है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि नॉमिनल अकाउंट नाम की कोई चीज़ होती है। नॉमिनल अकाउंट जिसमें दुनिया के सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं, और इस कम वक्त का नाम ही है, इस कम वक्त का क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द आइटम रिकॉर्डेड, क्वेश्चन है क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड होता है। तो बेटा पहले तो ये समझो मेरी बात ध्यान से, जो भी टीचर पढ़ाया होगा आपके जरूर पढ़ाए होंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। जब एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड होता है, तो एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस दो तरह का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। इनका भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन कहाँ चले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और ये कहाँ चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, एक साझेदारी फर्म की आवश्यक तत्व तो नहीं है, कम से कम 2 व्यक्ति का होना ही तो है, सभी भागीदारियों के बीच समझौता नहीं भी है,
व्यवसाय के लिए समझौता, व्यवसाय के लिए समझौता होना मुनाफे का नुकसान का बराबर हिस्सा। अब देखो सर यहाँ पर रेशियो तो डिफाइन नहीं है। व्यवसाय के लिए साझेदारी जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है, सम बिजनेस होना चाहिए। ये सी आंसर होगा इसका। जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो वहाँ एक्ट लागू हो जाता है। जब एक्ट लागू होते हैं तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इक्वल बांटेंगे। बट यहाँ पर पहले क्वेश्चन है कौन, एलिमेंट्स नहीं है, सी आंसर होगा। फर्म के साथ साझेदार के संबंध कैसे होते हैं, सेकंड, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मान लो ए, बी और सी में एग्रीमेंट है। आपने पढ़ा होगा एज वेल एज ओनर, एज वेल एज एजेंट, आपने कैरेक्टर में पढ़ा होगा कि ए उस फर्म में क्या है, ओनर है, बी उस फर्म में क्या ओनर है, सी उस फर्म में क्या ओनर है। बट ए के लिए, सॉरी, ए बी के लिए चाहे ए सी के लिए क्या है, ओनर के साथ साथ एजेंट भी है। एजेंट कौन होता है, याद करो, एजेंट 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 थर्ड पार्टी होता है, और ये फर्स्ट पार्टी है, और ये सेकंड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी है। फर्स्ट पार्टी के बिहाफ में सेकंड पार्टी से एग्रीमेंट करता है। आपको मैं एक मस्त एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी आप बस में सफर किए होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे, तो बस में क्या एजेंट होता है, जो टिकट काटता है वो एजेंट कौन होता है, जो बस का ओनर है और जो बस का पैसेंजर है, उनके बीच एक मीडिएटर है। वो बस के ओनर के बिहाफ में पैसेंजर से एग्रीमेंट करता है, भाई आपको कहाँ जाना है, इतना पैसा दो, मैं टिकट काट के दूंगा, वो वैलिड होता है। तो यहाँ पर एन ओनर एंड एजेंट होते हैं। 15 नंबर, मैक्सिमम सॉरी नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी। एक साझेदारी फर्म में भागीदारों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 2, अधिकतम 10, अधिकतम 100। यहाँ पर आंसर होगा अधिकतम 50। यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। यही तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है पार्टनरशिप फर्म की, अनलिमिटेड होती है। जब तक तुम्हारी जान ना ले ले, तुम्हारे घर की घोड़ी ना बिचवा दे, एसेट्स ना बिचवा दे, तब तक वो चैन से नहीं जिएंगे। अगला क्वेश्चन है 17 है, कंपनी इज द क्या होता है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। धीरू भाई अंबानी चले गए फिर भी रिलायंस जिंदा है, परपेचुअल एग्जिस्टेंट उसकी अपनी प्राण होती है, वो लीगली बनती है, मरेगी भी लीगली। और सबसे खूबसूरत ईश्वरिया की तरह जो दिखता है वो ये है मेरे बच्चों, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसके आंसर होते हैं डी, इनमें हर खूबियां देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल यह है कि एक कंपनी की पूंजी इकाइयों में विभाजित होती है। शेयर सबको पता है कि मान लो मैं कंपनी बनाया गढ़वा लिमिटेड, क्योंकि मैं गढ़वा से बिलोंग करता हूँ, मैंने बनाया गढ़वा लिमिटेड और मैंने बनाया पब्लिक कंपनी। मैंने डिसाइड करा 1 करोड़ रुपीज लगाऊंगा बिजनेस में, बट हमें अपने से नहीं लगाने हैं, हमें पब्लिक के लिए शेयर ऑफर करने पड़ते हैं। तो मान लो कि मैंने एक डिनोमिनेशन, एक मतलब छोटी सी स्मॉल वैल्यू लगा ली, कितने रुपए का, 10 रुपए का। ये 10 जो होता है, ये 10 का मतलब क्या समझना, ये टोटल नंबर ऑफ अमाउंट को हम एक इस नॉमिनल वैल्यू एक स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालने की कोशिश करते हैं, ये जानने के लिए कितने लोगों को अगर हम ये कागज के टुकड़े शेयर बेचेंगे 10-10 रुपए के हिसाब से, तो हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ पर है शेयर। आगे बोल रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट क्या कहलाता है। मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में और आपने करके नहीं आया तो समझो आप तो गए काम से, मतलब आपको पढ़ना ही बेकार है। ये रहा, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये रहा आपके लिए बैलेंस शीट, ये है लाइबिलिटी और ये एसेट्स, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड, आंसर क्या हुआ, लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में कौन सा नकदी का स्रोत है, किससे नगद आएंगे, इशू ऑफ शेयर, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसिप्ट। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन नकदी का स्रोत, मैं पहले ये पूछा नकदी का स्रोत है, किससे पैसा आएंगे। तो शेयर इशू करने से भी हमें पता है कैश आएगा अपना, अगर मैं कोई गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो जमीन बेचा कैश आएगा, मेरे कोई कंपनी से डिविडेंड मिल रही कैश आएगा। बड़ा पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा, आप आंसर समझ चुके होंगे आंसर कौन होने वाला है। 3 में मैं टिक लगा चुका हूँ जो पैसा आने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा है कि जो पैसा नहीं आने वाला है, तो आंसर क्या हुआ, परचेज ऑफ मशीनरी मेरे बच्चों, क्योंकि सामान खरीदने के बाद हमें क्या करने होते हैं, हम उसे एक्सपेंस तो नहीं बोलेंगे, बट एक्सपेंस बोलना बहुत खराब बात है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हमने मशीन परचेज किया और हम क्या करके आए हैं, पेमेंट करके आए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का। पहला क्वेश्चन, फॉर्मिंग इज द पार्टनरशिप डीड, क्या है, वॉलंटियरी। क्या पार्टनर साझेदारी संलेख बनाना क्या है,
जरूरी है नहीं, कंपलसरी नहीं है, क्या है, ऐच्छिक है। माने तो बनाइए, नहीं माने तो मत बनाइए, क्योंकि सबको पता है पार्टनरशिप हम ओरल और रिटेन होता है, और रिटेन में पार्टनरशिप डेड बनाई जाती है। अगला सवाल, गुडविल क्या है? अभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिला था बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर मेरे रसगुल्लो आपने एडमिशन या पीएसआर के तो सिलेबस में कुछ थे नहीं, अगर आपने एडमिशन पढ़ा होगा, डेथ पढ़ा होगा, रिटायरमेंट तो उतने करने नहीं थे, तो आपको याद होगा वहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, क्योंकि बैलेंस शीट में जो एसेट्स लाइबिलिटी होती है उसका हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है, उससे करंट मार्केट प्राइस पे लाना पड़ता है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि लो मैंने ये बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। सबको पता है रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट में आता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो जनरली हर बिजनेस के एंड में बनता है, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे कुछ अकाउंट है जो एक स्पेशल कंडीशन में बनते हैं। तो अगर कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और क्रेडिट की बात हो रही है, तो सीधा बात समझ लो, या तो इनकम यहाँ आएगा या प्रॉफिट, और डेबिट में क्या आएगा बच्चों, एक्सपेंस आएगा या क्या आएगा, लॉस आएगा। तो पूछ रहा है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो, ये वाली साइड बड़ा हो, तो इधर क्या लिखे जाएंगे? पूछ रहा है यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अमाउंट कॉल्ड क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा मेरे रसगुल्लो ऑन रिवैल्यूएशन। अगला सवाल, इफ द पार्टनर रिटायर, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा था, अदर पार्टनर हैव ए, फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में पढ़ो, जो हिंदी के बच्चे उनके लिए भी साथ साथ चल रहे हैं। कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो अन्य साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में फिल इन द ब्लैंक्स होती है वृद्धि, इंक्रीमेंट। समझना, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 1:1:1, सी छोड़ के चला गया तो सी का हिस्सा ए को जाएगा, बी को, या सिर्फ ए को जा सकता है या सिर्फ बी को, तो क्या होंगे यहाँ पर, इंक्रीज होगा। जो थोड़ी लाइट की समस्या हो गई है, इसलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलो बच्चों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लाइट प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन है 25, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। याद होगा इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आते हैं, पेटेंट आता है, कॉपीराइट, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है इंटेंजिबल। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ओनर, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड, ओनर है लाभ में हिस्सा लेंगे। डिवेंचर कैनोट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट, बट कुछ कुछ सिनारियों में होते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल, क्या बच्चों ये झंडू आम क्वेश्चन कौन नहीं बनाएगा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लाइफ टाइम मेंबरशिप here received by club and shown in the liability side of balance sheet. Current account of partner should be opened when capital are fixed. फंडामेंटल के चैप्टर का क्वेश्चन है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड, समझना क्या होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
बैलेंस शीट है, मान लो यहाँ कोई क्रेडिटर्स है 100 रुपए का, एक और क्रेडिटर्स है जो यहाँ लिखना भूल गए, वो बाहर है, बाद में पता चला। कैसे होता है, घर के 10 लोग बाहर गए थे, 9 लोग अंदर आ गए, पता ही नहीं चला कि बाहर है, कुछ देर बाद के दरवाजा पीट रहे कि भाई खोलो, मुझे अंदर आना है। बट अगर बिजनेस में ऐसा हुआ, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा हुआ, तो उस पर्टिकुलर टर्म को, जो लाइबिलिटी है, जो घर के बाहर है, बैलेंस शीट के बाहर, उन्हें डायरेक्ट रेवोल्यूशन में ट्रांसफर किया जाता है। और कौन से साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी है तो आपको पे ऑफ तो करना पड़ेगा ना मेरे रसगुल्लो, एज ए लॉस हो गया डेबिट साइड में। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है सारी बातें। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उन पर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ये 3 पेज एक बार फिर से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। पहला टाटा मोटर्स, दूसरा था लाइबिलिटी, तीसरा का तो आंसर मैच नहीं कर रहे थे, सी था ओरल एंड रिटेन, 5 में आंसर बी थे ओनर ऑफ द कंपनी, 6 में इंटेंजिबल एसेट्स, 7 में कैपिटल अकाउंट, 8 में पेड अप कैपिटल। इसके बाद आपने देखा इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर को, रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ पर्सनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनुअल अकाउंट। 12 नंबर रेवेन्यू आइटम होते हैं, एडजस्ट रिकॉर्ड होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, सी आंसर होगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। The relation of partner with the firm, that the an owner and agent, and the number of partners the partnership firm may be maximum 50, liability of partner is unlimited, और कंपनी क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव होंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होंगे, परपेचुअल एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी। इसके बाद कंपनी में जो कैपिटल होते हैं छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं, शेयर बोलते हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड को लाइबिलिटी बोलते हैं। और इन चारों में से कौन सा आंसर था बी, क्योंकि इनके आने से एक पेमेंट हो रहा है, पैसा जा रहे हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बच्चों यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, इसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स अलग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन अलग। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक कमेंट देंगे, प्यार देंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहेंगे घर में, पढ़ेंगे, मस्त रहेंगे। गुड बाय, संत श्री अकाल, जोहार झारखंड, गुड नाइट।